हेलो गाइस, तो पॉलिटिफैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सन्नी कुमार। तो गाइस, हाजिर हूं मैं उस प्रस्तावना की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर जो हमने चर्चा की थी वो इस प्रस्तावना के बारे में देखा था कि जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो प्रस्ताव रखा था, वो जो प्रस्ताव था वो क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में क्या चल रहा था और उसके बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या निर्णय लिया, क्या वो संविधान का भाग है या नहीं है। ये जो चर्चा है ना, वो हमने पिछली क्लास में खूब कर रखी है। लगभग 39 मिनट की वीडियो में हमने जो आपको ये प्रस्तावना यानी उद्देश्य का ये क्या है इसके बारे में खूब समझाया है। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम इस प्रस्तावना, इस उद्देशिका का अर्थ जानने वाले हैं कि ये जो प्रस्तावना है, ये उद्देशिका है, ये क्या है। देखिए, वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि प्रस्तावना कहां पर लिखी होती है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां पर लिखी होती है। आप ये देखिए, ये मेरे पास है, ये 11th की बुक है और इस 11th की बुक के पीछे आप देख सकते हैं ये भारतीय संविधान नीचे लिखी हुई है उद्देशिका। ठीक है, ये पूरी की पूरी ये प्रस्तावना है। ठीक है, अब तक तो हम इसे पढ़ते हैं, सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, हर किताब के पीछे लिखी होती है। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है, इन सबके पीछे आपको ये प्रस्तावना देखने को मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन आपने इसका कभी अर्थ नहीं जाना होगा कि क्या है। आज हम इसी प्रस्तावना के अर्थ को जानने वाले हैं। आज की जो क्लास होने वाली है इसी प्रस्तावना के अर्थ पर रहेगी। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सर जो है ये उद्देशिका का अर्थ क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो तो इस उद्देशिका से काफी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इस उद्देशिका का जो अर्थ है ना वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसमें जो लिखावट है ना वो कुछ इस तरीके की है। हमने जो इसकी लिखावट ली है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसकी जो लिखावट है ना वो कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया ली है। अर्थात ये जो भाषा शैली है ना, ये जो भाषा शैली है इसकी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, तो हम इस भाषा शैली से नहीं समझ सकते इसका अर्थ क्या है, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि इस प्रस्तावना का अर्थ क्या है। आज हम अच्छी तरीके से आपको इस प्रस्तावना का अर्थ समझा देंगे, ताकि इस उद्देशिका से, इस प्रस्तावना से, या फिर मैं कह दूं इस प्रियम्बल से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है, हम भारत के लोक से क्या तात्पर्य है, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। जो इस प्रस्तावना की जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड काफी ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कभी बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 को प्रस्तावना के अंदर कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो उसकी भी चर्चा आज इस क्लास के अंदर हम कर लेंगे। तो काफी सारे प्रश्न इस उद्देशिका से पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इसी उद्देशिका, इसी प्रस्तावना पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप जाइए 6 से लेकर 12 तक की कोई सी भी बुक उठाइए, उसके पीछे भारत का संविधान, नीचे टाइटल, उद्देशिका, पूरी पूरी प्रस्तावना आपको देखने को मिल जाएगी और उसी प्रस्तावना का अर्थ आज हम इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लेकर बैठ गए हो बुक, तो आपको स्टार्टिंग में जो लाइन नजर आ रही होगी वो आ रही होगी हम भारत के लोग। देखिए, हम जिन वर्डों की यहां पर चर्चा करने वाले हैं, हम उद्देशिका के जिन शब्दों की यहां पर चर्चा करने वाले हैं, वो जो चर्चा है वो किन शब्दों की रहेगी। पहला है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये तो पहला। उसके बाद पहली लाइन, दूसरी लाइन, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसकी बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है।
कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उसके बाद में क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। ठीक है, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना, उपासना की स्वतंत्रता, उसके बाद में है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं, और आत्मा अर्पित करते हैं। देखिए, ये है हमारी प्रस्तावना जो कि हर एनसीईआरटी के पीछे आपको देखने को मिलती है। और आज इस क्लास के अंदर जो हम इन्हीं लाइनों की चर्चा करने वाले हैं कि इन लाइनों का अर्थ क्या है। ठीक है, उद्देशिका का अर्थ क्या है। तो देखिए, सबसे पहली लाइन है हम भारत के लोग। क्या है इसका मतलब? देखिए, हम भारत के लोग से मतलब है कि भले ही हमारे संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किया है, भले ही हमारे संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किया है, लेकिन इस संविधान के अंदर जो सुप्रीम होगा ना, जो सर्वोच्च होगा, वो कौन होगी? जनता होगी। भारत की जनता क्या होगी? सर्वोच्च होगी। ये इस हम भारत के लोग से मतलब है। क्या मतलब है? कि भले ही हमारे संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किया है, लेकिन इस संविधान के अंदर जो सर्वोच्च रहेगा, जो सुप्रीम रहेगा ना, वो कौन रहेगी? भारत की जनता रहेगी। ठीक है, क्योंकि जनता के लिए संविधान है, ना कि संविधान के लिए जनता नहीं है। ये जो संविधान जो बना है ना, ये जो रूल बुक हमने बनाई है, ये किसके लिए बनाई है? ये जनता के लिए बनाई है। ठीक है, तो इसमें जो सुप्रीम माना गया है, इसमें जो सर्वोच्च माना गया है, ये हम भारत के लोग से पता चलता है कि हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता ही क्या है? सर्वोच्च है संविधान के अंदर। ठीक है, अक्सर आप सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में, फोन पर देखते होंगे कि अक्सर एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है। क्या चलती रहती है? कि देश के अंदर सर्वोच्च कौन है? प्रेसिडेंट सर्वोच्च है, प्राइम मिनिस्टर सर्वोच्च है, हमारी पार्लियामेंट सर्वोच्च है, या फिर जुडिशियल यानी न्यायपालिका सर्वोच्च है। ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है न्यूज के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपने संविधान की उद्देशिका को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है और उसकी पहली लाइन आपने अच्छी तरीके से जान रखी है कि इसका मतलब क्या है, तो हम भारत के लोग से कतई स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब है कि भारत की जनता क्या है? संविधान में सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान सर्वोच्च नहीं है, भारत की जनता सर्वोच्च है। ना ही कोई पार्लियामेंट सर्वोच्च है, ना ही कोई न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्याय राष्ट्रपति सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। देश का सर्वोच्च पद हम राष्ट्रपति को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, ठीक है, तो हम भारत के लोग से मतलब यह है कि भारत की जनता ही क्या है? संविधान का स्रोत है, अर्थात जो संविधान बनाया गया है वो भारत की जनता के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जनता ही क्या है? सर्वोच्च है। ये हम भारत के लोग से मतलब है। ठीक है, ये है पहली लाइन। उसके बाद में दूसरी लाइन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या मतलब है इसका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारा जो भारत का संविधान है ना, वो पूरी तरीके से संपन्न संविधान है।
हमारा जो भारत का संविधान है ना, वो पूरी तरीके से संपन्न संविधान है। 1947 से पहले तो हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। जो वो कहते थे हमें वही करना पड़ता था, जो उनके निर्णय होते थे हमें वही निर्णय मानने पड़ते थे। लेकिन अब हमारा भारत का संविधान बन गया है और हमने उद्देशिका के अंदर ये वर्ड डाल दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अब हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से संपन्न संविधान है। ये आंतरिक व बाहरी मामले में कोई भी अगर निर्णय लेता है तो वो किसी विदेशी सत्ता या फिर कोई दूसरी कंट्री के अधीन नहीं है, यानी कि उस कंट्री से पूछकर हम अपने आंतरिक व भारी मामलों के निर्णय लें। हम अपने आंतरिक व भारी मामलों के निर्णय लेने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कि अब हमें किसी विदेशी सत्ता, विदेशी सरकार की जरूरत नहीं है। अब हम अपने निर्णय जो है ना वो स्वयं ले सकते हैं, क्योंकि उद्देशिका में ये वर्ड है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से क्या है, संपन्न संविधान है। ठीक है, अब ये आंतरिक व भारी मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, किसी विदेशी सत्ता के लिए निर्भर नहीं है। ठीक है, वो अपने निर्णय स्वयं लेगा। भारत जो है अपने निर्णय अब स्वयं लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद में आता है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद। पूंजीवाद जो पूंजीपति लोगों को बढ़ावा देता है, एक होता है समाजवाद जो कि सभी वर्गों के लिए समान व्यवहार की बात करता है। क्या कहता है समाजवाद? समाजवाद शब्द का मतलब है कि ऐसे धन पूंजी संसाधन, ऐसे राजकीय संसाधन जिनसे धन का विकास होता है, जिससे धन में वृद्धि होती है, ऐसे संसाधनों पर किसका स्वामित्व होना चाहिए? सरकार का स्वामित्व होना चाहिए। समाजवाद का अर्थ है कि ऐसे संसाधन जिनसे धन का विकास होता है, अर्थात धन मिलता है, उन संसाधनों पर जो स्वामित्व है ना, उन संसाधनों पर जो अधिकार है वो सरकार का होना चाहिए। यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में उन संसाधनों पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वो उन संसाधनों पर अधिकार किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए, ताकि सरकार क्या करेगी, उन संसाधनों को अगर आवंटित करेगी, बांटेगी, वितरण करेगी तो वो सबको समान रूप से करेगी, अर्थात किसी वर्ग विशेष के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये है समाजवाद का अर्थ। समाजवाद का अर्थ यह है कि अगर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ अगर समाज को देती है तो वो सभी वर्गों के लिए समान रूप से देगी। ठीक है, और ये वर्ग विशेष की बात नहीं करता है कि कोई भी ऐसा संसाधन जो हमें सरकार ने दिया है और उस संसाधन से हमारी पूंजी उत्पन्न होती है, ठीक है, तो हम उसे एक व्यक्ति विशेष के लिए ले ले, वो जो संसाधन होगा ना वो सभी के लिए है। इसीलिए समाजवाद शब्द में कहा गया है कि ऐसे राजकीय धन पूंजी संसाधन जिन पर स्वामित्व सरकार का होना चाहिए, ताकि सरकार क्या करे, सभी को बराबर से आवंटित करे, अर्थात किसी एक वर्ग के हाथ में वो सारे संसाधन नहीं जाने चाहिए, बल्कि सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। यानी समाज के अंदर जो सभी लोग है ना वो क्या रहे, बराबर रहे। ये कहता है समाजवाद। ठीक है, उसके बाद में वर्ड है पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब मैं सरकार बोल रहा हूं, ठीक है, ये राज्य जो है ना, राज्य का पर्सनल कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात जो हमारी सरकार है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसका कोई पर्सनल धर्म नहीं होगा। यानी कि वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, किसी एक धर्म को बढ़ावे के लिए कोई नियम नहीं बना सकती। ठीक है, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है, अर्थात सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसका कोई पर्सनल धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, सरकार का कोई पर्सनल धर्म नहीं है कि किसी वो उस धर्म को लेकर चले। ठीक है, सभी उसके लिए क्या है, सभी धर्म क्या है, बराबर है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है? लोकतंत्र, देखिए आपने सुना होगा, एक परिभाषा आपने सुनी होगी, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये 1863 की परिभाषा जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। और जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का चयन होता है ना वो किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो सरकार का चयन होता है ना वो जनता के द्वारा होता है। हमारे यहाँ पर इंग्लैंड की तरह नहीं है कि वहां पर राजा का बेटा राजा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो देश का जो सर्वोच्च पद होता है ना उसका चयन किस तरीके से होता है, जनता के द्वारा होता है।
ठीक है, यहाँ की जो सरकार का जो चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है, ऐसा नहीं होता है कि सरकार जो राजा का बेटा राजा बनता है, ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो सिस्टम है कि यहाँ पर जनता क्या करती है, सरकार को चुनती है। इसीलिए लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। और हमारा जो भारत देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतंत्र का मतलब यही होता है। ठीक है, और आपको पता होगा लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, हमारे भारत के अंदर जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि हमें स्विट्जरलैंड में दिखाई देता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब यही है कि यहाँ पर जो सरकार का चयन होता है ना, हमारे भारत देश के अंदर जो सरकार का चयन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, तो जनता के द्वारा होता है। ठीक है, यह है लोकतांत्रिक का मतलब। उसके बाद में आता है गणराज्य। क्या है गणराज्य का मतलब? देखिए, लोकतंत्र के साथ में ही इस गणराज्य शब्द को जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? ताकि इस शब्द को और प्रभावशाली बनाया जा सके। इससे हमें यह तो पता चला कि हमारी सरकार का चयन किस तरीके से होता है, कि भाई भारत की जनता ही क्या करेगी, सरकार का चयन करेगी, क्योंकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इससे हमें ये तो पता चल गया, लेकिन अब इसको और प्रभावी बनाने के लिए हमने गणराज्य शब्दों को और जोड़ लिया। आप जानते हैं 26 जनवरी, एक होता है गणराज्य और एक होता है गणतंत्र। एक होता है गणराज्य और एक होता है गणतंत्र, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत देश जो है ना, भारत देश जो कि रिपब्लिक डे के रूप में बनाता है। तो ये इस गणराज्य से ही हमने गणतंत्र शब्द को निकाला है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है ना, जो देश का सर्वोच्च पद है, कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भी क्या होता है, यहाँ पर चुनाव होता है। राष्ट्रपति, देश का जो सर्वोच्च पद है ना राष्ट्रपति जी का, उनका भी यहाँ पर चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित होते हैं। यानी कि इंग्लैंड की तरह यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, अर्थात वंशानुगत आधार पर यहाँ पर सरकार का चयन नहीं होता है। देश के सर्वोच्च पद का चयन यहाँ पर वंशानुगत आधार पर नहीं होता है। यहाँ पर सर्वोच्च पद का जो चयन होता है ना, वो चुनाव के आधार पर होता है, निर्वाचित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये है गणराज्य का मतलब। गणराज्य का मतलब क्या है कि यहाँ पर देश का जो सर्वोच्च पद है ना, उसका जो चयन होता है वो एक तरीके से किसके द्वारा होता है? गणराज्य का मतलब है कि यहाँ पर जो देश का सर्वोच्च पद का चयन निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यानी कि भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष का मतलब बता रहा हूं मैं, कि भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर के क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। ठीक है, एक निर्वाचन मंडल होता है, आपने सुना होगा, एक निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेजियम। और इस निर्वाचन मंडल के अंदर जो शामिल होते हैं, जैसे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, हमारे 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो शामिल होती है। दिल्ली व पुडुचेरी में विधानसभाएं हैं वो कार्यरत, वो शामिल होती है। तो इस तरीके से हमारे जो देश का सर्वोच्च पद है ना राष्ट्रपति, उनका भी चुनाव किस तरीके से हो रहा है? निर्वाचित हो रहा है, यानी कि चुनाव के आधार पर उनका चयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वंशानुगत आधार पर देश के राष्ट्रपति का मतलब देश के राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता है कि राजा का बेटा राजा बनता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी का भी क्या होता है? चुनाव होता है। आप देखते होंगे या सॉरी आपने सुना होगा कि जो राष्ट्रपति जी की मोहर होती है ना, जो स्टाम्प होती है, उस पर भी राष्ट्रपति भारत गणराज्य वर्ण लिखा होता है। लाइन लिखी होती है राष्ट्रपति भारत गणराज्य। ये क्यों लिखा होता है? वो इस बात का राष्ट्रपति जी को ये एहसास कराता है कि मेरा जो चयन हुआ ना, वो किस आधार पर हुआ? तो वो जनता के आधार पर हुआ है। ठीक है, यानी मैं किसी वंशानुगत आधार पर पद पर नहीं बैठा हूं, मैं जनता के द्वारा चुनकर यहाँ पर पद पर बैठा हूं। ये इस बात का एहसास कराता है राष्ट्रपति को, जो ये वर्ड है ना ये। ठीक है, तो ये है गणराज्य का मतलब। उसके बाद में आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए, अब तक जो हमने ये लाइन जानी है ना, अब तक जो हमने ये 4 लाइन जो जानी है, इनका जो अर्थ हमने देखा है, ये तो है प्रकृति, ये तो हमारी जो संविधान की जो है ना, ये प्रकृति है, यानी नेचर। ये तो है नेचर। ठीक है, और या फिर हम इसे कह सकते हैं स्वभाव। ये तो हमारे संविधान का क्या है? स्वभाव है। ठीक है, लेकिन अब हम समझते हैं हमारे भारतीय संविधान, यानी जो हमारे भारत का जो संविधान है, जो नियमों की बुक है, उसके पीछे के रियल उद्देश्य क्या थे।
संविधान के नियमों के पीछे के हमारे उद्देश्य क्या थे, रियल जो उद्देश्य थे ना वो क्या थे। तो देखिए लाइन है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन वर्ड है। क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी कि हम जिस संविधान का निर्माण कर रहे हैं ना उसमें एक तो सामाजिक, समाज के अंदर न्याय होना चाहिए, एक आर्थिक रूप से न्याय होना चाहिए यानी कि पैसों से, रिलेट ऑफ मनी, यानी कि आर्थिक रूप से न्याय होना चाहिए। उसके बाद में लिखा हुआ है राजनीतिक रूप से न्याय होना चाहिए, यानी कि राजनीति में सभी को भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाले लोग हैं वही राजनीति में भाग ले सकते हैं, ठीक है, वही वोट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं सभी को वोट डाल, जो 18 वर्ष के जो हो चुके हैं या फिर 18 वर्ष से अधिक के हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। तो राजनीतिक रूप से क्या है, सब बराबर है। ये हमने उद्देशिका में पहले ही लिख दिया था कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं ना उसके अंदर देखिए एक तो सामाजिक न्याय होना चाहिए, एक आर्थिक न्याय होना चाहिए और एक राजनीतिक न्याय होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है और सामाजिक न्याय भी है। देश का जो नीचे तबके का ना, जिसके पास पैसे भी नहीं है, वो भी राजनीति में आ सकता है, वो भी वोट डाल सकता है, वो भी वोट डाल सकता है। तो राजनीतिक रूप से न्याय सभी है, राजनीतिक रूप से जो न्याय है ना वो सभी को मिल रहा है, आप सभी को पता है। आर्थिक रूप से न्याय भी सभी को मिल रहा है। अगर कोई भी सरकार आर्थिक रूप से कोई भी अगर सेवा देती है, अर्थात कोई भी लाभ देती है जनता को, तो वो सभी को समान रूप से मिलता है, वो सभी को समान रूप से मिलता है। पहले क्या होता था, समान रूप से नहीं मिलता था, एक वर्ग विशेष के साथ भेदभाव कर दिया जाता था, ठीक है। जो नीचे तबके के लोग होते थे ना उनको कम मिलता था और जो ऊपर के लोग होते थे ना जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा पैसे रहते थे उनको ज्यादा लाभ मिल जाता था। तो आज के टाइम पे आर्थिक रूप से क्या है, सभी समान है, ठीक है। और उसके बाद में आता है सामाजिक, समाज में सभी के लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार किसी प्रकार का कोई भी लाभ देती है तो समाज के अंदर सभी को क्या मिलता है, वो समान रूप से मिलता है, समाज के अंदर सभी बराबर है, ठीक है। आज के टाइम पे ये है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तीनों तरह के न्याय की बात भी हमारी उद्देशिका में की गई है, जो कि आज भारतीय संविधान, देखिए संविधान में जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 38, संविधान का आर्टिकल 38 आप जानते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने नीति निर्देशक तत्वों का नाम सुना होगा, और उन नीति निर्देशक तत्वों में जो 38 है ना, आर्टिकल 38 जो कि क्या कहता है, आर्टिकल 38 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो समाज के अंदर एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या करे, स्थापित करे, ठीक है। ये आर्टिकल 38 यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, वो सॉरी नीति निर्देशक तत्व है ना, वहां पर भी इस बात का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी में भी इस बात का उल्लेख है, संविधान के आर्टिकल 38 में, और यह इस उद्देशिका के अंदर भी इस सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि भाई सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है, निम्न में से कहां पर है, किन अनुच्छेदों में, तो देखिए आर्टिकल 38 में मिलता है, तो डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलता है, और साथ ही साथ हमें उद्देशिका में भी देखने को मिलते हैं ये वर्ड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति का मतलब है कि हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। देश का कोई भी मंच हो, किसी भी प्रकार का मंच हो, चाहे वो स्कूल का हो, कोई धार्मिक स्थल का मंच हो, किसी भी प्रकार का कोई मंच हो, सभी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। भले ही मैं उस मंच का हिस्सा ना हो, भले ही उसमें उस सभा का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर मेरे मन में कोई विचार आ रहा है, मेरे मन में कोई भी वर्ड आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि ये वर्ड सही है और मुझे वहां उस मंच पर जाकर बोलना चाहिए, फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि वो मंच कहां पर है, वो मंच किसका है, वो मंच का जो वो किस लिए बनाया गया है। मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूं। भारत के हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। आपने देखा होगा संविधान का एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 जो कि क्या कहता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19 में भी इस लाइन को, ये लाइन हमें देखने को मिलती है,
क्योंकि वहां पर जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो लाइन लिखी हुई है ना, वो ये लिखी हुई है कि सभी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 में भी हमें ये लाइन देखने को मिलती है और साथ ही साथ हमें इस उद्देशिका के अंदर भी हमें ये लाइन देखने को मिलती है कि भारत के हर व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है। और उसके बाद में है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास धर्म यानी कि हम किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं। अगर मैं हिंदू हूं तो मुसलमान, मुसलमान हूं तो ईसाई, ईसाई हूं तो सिख, सिख हूं तो जैन, किसी भी धर्म को मैं अपना सकता हूं। ये मेरी स्वेच्छा है, मैं किसी भी धर्म की पूजा कर सकता हूं। जिस धर्म को मैंने अपनाया मैं उस धर्म की पूजा कर सकता हूं। ठीक है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि विश्वास धर्म, हम किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख हमारे मौलिक अधिकारों में भी मिलता है। इस बात का उल्लेख हमें हमारी उद्देशिका में भी मिलता है कि हम किसी भी धर्म पर, आर्टिकल अगर 32 देखेंगे, आर्टिकल 25 देखेंगे ना आप, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, ये 4 वर्ड जो कि हमें धर्म के मामले में स्वतंत्रताएं देते हैं। आर्टिकल 25 जो कि साफ शब्दों में कहता है, क्या कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हमने जिस धर्म को अपनाया उस धर्म की हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है। और हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। और मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूं, ये मेरी पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। ये हमें आर्टिकल 25 बताता है। तो अनुच्छेद 25 तो बताता ही है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 तो हमें इस बात की स्वतंत्रता देता ही है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 तो देता ही है। साथ ही साथ हमारी जो उद्देशिका ना, उसके अंदर भी ये लाइन लिखी हुई है कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपने धर्म पर विश्वास करने की और उसकी उपासना यानी कि उसकी पूजा अर्चना करने की पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है। उसके बाद में आता है प्रतिष्ठा, अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिष्ठा का मतलब होता है, आप जानते हैं पहले क्या होता था, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय क्या होता था कि जब जो हमारा देश का कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देता था जिससे अंग्रेज लोग खुश हो जाते थे। ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते थे, उस व्यक्ति को क्या देते थे, उपाधि देते थे, उपाधियां देते थे। उपाधियों से उन्हें क्या करते थे, सम्मानित करते थे। तो जिस व्यक्ति को वो उपाधि देते थे ना, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता था, उस उपाधि को लेके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था, जिससे जो उसके नीचे जो आने वाले जो लोग है ना, उसको वो कुछ नहीं समझता था, वो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था, क्योंकि वो ये मानता था कि मुझे क्या मिली है, ये उपाधि मिली है। तो ये प्रतिष्ठा, यानी कि जो प्रतिष्ठा की जो ये उपाधि दी जाती है ना, ये जो उपाधि दी जाती है, इसका भी क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है कि अब प्रतिष्ठा, अवसर की समता, यानी कि अब जितनी भी उपाधियां मिलेंगी सभी को समान रूप से मिलेंगी। अगर किसी ने अच्छा काम किया, मान लो 5 लोगों ने अच्छा काम किया है, तो 5 लोगों को ही प्रतिष्ठा की समता है, यानी कि प्रतिष्ठा अर्थात उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव कर दिया जाएगा। तो पहले ये होता था, पहले एक व्यक्ति विशेष को ही क्या कर दिया जाता था, सम्मानित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता था। लेकिन अब प्रतिष्ठा की दृष्टि से, यानी कि अगर हम उपाधियों की दृष्टि से क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 ये कहता है उपाधियों के अंत की बात करता है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, जो 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उसके अंदर जो आर्टिकल 18 ना, वो क्या कहता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। यानी कि अब भारत का कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी उपाधि को नहीं ले सकता है। अब भारत का कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले बहुत हो चुका कि पहले अंग्रेज लोग भारतीयों को उपाधियां दे देते थे, जिससे एक वर्ग तो क्या हो जाता था, ऊंचा हो जाता था, और दूसरा वर्ग नीचे हो जाता था। लेकिन अब भारत ये सहन नहीं करेगा। अब भारत ने अनुच्छेद 18 के अंदर ये स्पष्ट लिख दिया है कि अब उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है, कि अब विदेशी सरकार अगर कोई उपाधियां हमें देती है तो हम उस उपाधि को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। और देखिए, स्वीकार करने की कंडीशन भी यहां पर दी गई है। क्या दी गई है कि भाई अगर
जिस व्यक्ति को उपाधि दी जा रही है वो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जी से अनुमति ले लेता है तो उसको वो उपाधि दी जा सकती है, लेकिन बगैर अनुमति के कोई भी भारत का व्यक्ति किसी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंत की बात करता है ना, ये अनुच्छेद 18 में भी है और साथ ही साथ उद्देशिका में भी इस बात का उल्लेख है जिसमें लिखा हुआ है प्रतिष्ठा, अवसर की समता। और देखिए अवसर की समता, अवसर का मतलब क्या होता है? देखिए आप जानते हैं अवसर का मतलब होता है, संविधान का एक आर्टिकल है, देखिए मौलिक अधिकारों में जिन लाइनों का उल्लेख किया गया है ना, जिन लाइनों का उल्लेख किया गया है हमारे मौलिक अधिकारों में, उन्हीं लाइनों का उल्लेख हमें उद्देशिका में काफी देखने को मिलता है। ठीक है, तो संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता अर्थात गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है वो किसी भी प्रकार का कोई भी नौकरी देती है, नौकरी की जो वैकेंसीज देती है, अगर सरकार कोई भी नौकरियां देती है तो वो सबको समान रूप से देगी, किसी वर्ग विशेष के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव सरकार रोजगार देते समय, नौकरियां देते समय किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 में जो लाइन लिखी हुई है ना संविधान के अंदर, ये लिखी हुई है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, जिसका मतलब ये है कि भाई अगर सरकार किसी प्रकार का कोई रोजगार, कोई नौकरी अगर देती है तो सभी को क्या मिलेंगी? समान रूप से मिलेंगी। इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के जो 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है उसमें जो आर्टिकल 16 है उसमें भी मिलता है और इस बात का उल्लेख हमें हमारी उद्देशिका में भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए व्यक्ति की गरिमा से क्या मतलब है? व्यक्ति की गरिमा से मतलब है कि देखिए हमें पता है संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई सभी को जीने का अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि सभी को क्या है? जीने का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए सभी को जीने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बस जीने का अधिकार है। अरे डिग्निटी के साथ जीना है, गरिमा के साथ जीना है, इज्जत से जीना है। वहां पर ये जो जीने का अधिकार लिखा हुआ है ना संविधान के आर्टिकल 21 में, इसका मतलब ये सिर्फ जीना ही नहीं है, क्योंकि जीने का अधिकार जीते तो सभी हैं, कौन मरते हैं? सभी जीते हैं, लेकिन डिग्निटी के साथ जीना है, गरिमा के साथ जीना है। तो ठीक है, तो इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में भी मिलता है और इस बात का उल्लेख हमारे संविधान की जो उद्देशिका है ना उसके अंदर भी मिलता है। क्या मिलता है? कि व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ जिएगा। ठीक है, यानी डिग्निटी के साथ जिएगा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि और देखिए आप जानते हैं सारे के सारे ये जो अधिकार मिल रखे हैं ना, ये एक तरीके से राज्य को ही प्राप्त है, सरकार को ही प्राप्त है कि सरकार क्या करेगी? इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में, तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि ये जो लाइन है ना, ये तो सिर्फ सरकार को दी गई है कि भाई सरकार इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी? काम करेगी। ठीक है, अब देखिए इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि भाई हम भारत के नागरिक हैं और हमारे भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। भाई हम भारत के नागरिक हैं और हमारे भी तो इस देश के प्रति कुछ अधिकार होंगे ना। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इंदिरा जी की सरकार के द्वारा ही क्या किया? एक तो ये एकता और अखंडता और ये बंधुता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। ध्यान रखना, यानी कि एकता, अखंडता और बंधुता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा जी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस बात का उल्लेख हमारे संविधान में तो है ही। हमारे संविधान के जो ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, उनमें तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ इन बातों का उल्लेख हमारी उद्देशिका में भी होना चाहिए। तो बस 1976 में इंदिरा जी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया और गरीब एकता को जोड़ा, अखंडता को जोड़ा और बंधुता को जोड़ा। क्या मतलब है इनका? इनका मतलब है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम राष्ट्र को एक बनाए रखेंगे,
हम राष्ट्र को एक बनाए रखेंगे, अखंडता इसे कभी टूटने नहीं देंगे, और साथ ही साथ बंधुता अर्थात ब्रदरहुड यानी भाईचारे के साथ इस राष्ट्र के अंदर रहेंगे, अर्थात हम भाईचारे के साथ इस राष्ट्र के अंदर रहेंगे। ये है एकता, अखंडता और बंधुता का मतलब, ठीक है। और आप जानते हैं हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था ना, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये जो संविधान के बनने की जो तिथि है ना, उसको भी हमारी उद्देशिका में दी गई है। हमारा जो संविधान बना था ना, उसकी जो तिथि है, हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। इस तिथि का भी उल्लेख हमारी उद्देशिका में है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को ऐतर द्वारा इस संविधान को, देखिए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत का मतलब क्या है? अंगीकृत का, देखिए, अंगीकृत का मतलब है कि हम इस संविधान को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, यानी कि स्वीकारते हैं। ध्यान रखना, ये जो अंगीकृत वर्ड दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब है कि हम इस संविधान को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, ठीक है। और अधिनियमित का मतलब है अब हम इसे अपने ऊपर क्या करते हैं? लागू करते हैं, यानी कि जो अब हमारा संविधान जो बना है ना, इस संविधान को हम अपने ऊपर लागू करते हैं, क्योंकि अब हम अधीन हो गए हैं इसके नियमों के। हम इस संविधान के जो नियम है ना, उसके अधीन हो गए हैं, यानी कि अब हम इस संविधान के अधीन ही चलेंगे। इस संविधान के जो नियम है ना, इसके अधीन ही हम चलेंगे, अर्थात हम इस संविधान को अपने ऊपर क्या करते हैं? लागू करते हैं। ये इस अधिनियमित का मतलब है, ठीक है। यानी कि अब हम इस संविधान के नियमों के अधीन रहकर ही क्या करेंगे? काम करेंगे। अब हमने इसे क्या कर लिया? अपने ऊपर लागू कर लिया है। ये अधिनियमित का मतलब है। और सबसे खूबसूरत वर्ड है आत्मर्पित। और आत्मर्पित का मतलब होता है कि हमने इस संविधान को क्या कर लिया है? अपनी आत्मा को समर्पित कर लिया है, आत्मा को अर्पित कर लिया है। यानी कि अब हम इसे कहते हैं ना, किसी चीज से आत्मा से लगाव हो जाना, यानी कि अब हमारा जो संविधान है ना, वो हमारी आत्मा से जुड़ चुका है। अब हमने इस संविधान को पूरी तरीके से हमारी आत्मा से जोड़ लिया है, यानी कि अब हम इस संविधान को पूरी तरीके से आत्मा से जोड़ते हुए संविधान की क्या करेंगे? पालना करेंगे। ये है हमारी प्रस्तावना, ये है हमारी प्रस्तावना का अर्थ। उम्मीद है कि आपको इस प्रस्तावना का अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। किसी भी वर्ड का अगर कोई मिसयूज, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा मिसयूज हुआ है, वैसे तो कोई मिसयूज हुआ नहीं है, लेकिन लगता है तो कोई नहीं, आप दोबारा पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ऐसा नहीं है। कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आप ही के लिए दिया है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न मेरे से कर सकते हैं इस प्रस्तावना से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।